ये जो हो रही है आपको मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और उसके बीच के अंदर जो इश्यू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिसमें दरिया उठ रही है हरियाणा में और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है। और राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का मार्ग तो है निश्चित, परंतु संदेश पूरे मुल्क के अंदर है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ नहीं सकती देशवासियों की, बेरोजगारी जो युवाओं के अंदर प्रश्न आ रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि जो हरकतें होती है इस तरह की, वो उसका कारण है कि करप्शन की हद होती है, लोगों के वादे तो चले लगे। और तीसरा डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5 साल पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है जितना गांधी के देश रहे हैं। और एक आप 70 साल के बाद देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी से लोगे पर एक रहा, अखंड रहा। चुनाव आगे इंदिरा जी सत्ता सौंपी वाली देसाई को, वाजपेयी जी चुनाव आगे सत्ता सौंपी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दिया मनमोहन सिंह। ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं होगा, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है, इसलिए आपका समान होता है। अब आप देखिए जो हालात थे वो बहुत ही और सहमति व्यक्त करें कोई पत्रकार साहित्यकार लेकर आप जेल तो जेल जाओ, ये कहाँ का न्याय है। जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स ड्यूटी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले देखी होती है कौन कौन इमदाद करेगी कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे देते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है फिर छापे पड़ते हैं। एक और मॉडल नया देश में शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो है मॉडल सरकार में प्रॉपर कैसे करो, नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायकों के यहाँ पहले ईडी सीबीआई धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना और फिर सरकार को प्रॉपर करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था और रास्ते में होते तो बच गए। 30-35 करोड़ रुपए दिए जाए वर्तमान में क्या और अभी इसके अंदर कुछ हो सकता है क्या। कल मैंने कहा केजरीवाल जी को आप भागे हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने केजरीवाल को भगा दिया। आप पार्टी कोई ट्राई की नहीं, आपके पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है 3 महीने में। आज अभी हालात खराब होने लगे, वहां पर शासन नाम की चीज नहीं। दिल्ली का मॉडल जो ढोकला कर रहे हैं, अधिकारी तो रही उनके साथ में, क्या स्थिति वहां पर ड्यूटी है, यूनिट टेरिटरी है, हमारी जिले के बराबर है। और ऐसा सैकड़े देश के अंदर मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा, आप होके भी देश को नंबर 1 बनाओगे, पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो कि बाद में कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो, ऐसे पैकेज दे रहे हो एक लाइन नहीं कर सकती। कल मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कोई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया गुजरात से मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे और मिस्टर जय सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी आप मुझे बता दीजिए किसने संपर्क आपने किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया, जो उनके अध्यक्ष हैं,
क्या ऑडिशन नहीं थे, तो ही बताओ। आरोप बहुत बड़ा है, राजनीतिक पार्टी ने सरकार दूर की है। वो कह रहा है मेरे पे आरोप मुझे सौदे पार्टी में लगी कि मैं विड्रॉ करता हूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2 मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया या 2,000 करोड़? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं। जो मैंने भी बताया आपको, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए कि चुनाव जीतने के बाद में विधायकों को और ट्रेनिंग करके खरीद करके फिर आता है फिर जब आते गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर तो नहीं कहना। इसलिए मैंने कहा कि संविधान जो आपके सामने है और आज देश को गर्व होना चाहिए कम से 75 साल अमृत मास मना रहे हैं। पूछो मोदी जी को, बिना पंडित नेहरू के अमृत मास मना सकता है? जितने 10-12 साल जेलों में बिताए हैं, क्या पंजाब में कुर्बानी की है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी जी के सामने जेल में, नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, मना आजाद हो, अमेरिका साहब ने चलना बना, बड़ी बड़ी हस्ती को जमाने। आप सबको बुला लो, इतिहास को तो मोड़ रहे हो नई पीढ़ी के लिए, तो नई पीढ़ी आपको कौन याद करेगी? वो जो समाज देश को तो आपके ज्ञान को कौन याद करेगा? ये समझ ही नहीं हो। स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर, इसलिए आप देश में माहौल अलग कर रहे हो। राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 ये जो मैं आपको बातें बता रहा था, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप भी आगे आके अपील करो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक नहीं बोलता हूँ, कुछ लोग और मानते पड़ते हैं। इन स्थिति में देश चल रहा है। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी बड़ी विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी बात कहे और माई बाप जनता होती वो फैसला करेगी किसको क्या डराना, किसको डर देना। ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं और आप देख लो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विस्तृत हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, जो फोटो में चले गए। ये तमाम बातें वो आपके सामने, और आप एक तो क्या क्या बोला है। कांग्रेस पार्टी जो वचन दिए आपको प्रदेशवासियों को, उन पर वो खरी उतरेगी, ये हम आपके कहना आए हैं कि सोच समझ के राहुल गांधी खुद आए थे अहमदाबाद के अंदर, वहां भी जो घोषणा करी थी, अधिकांश घोषणाएं मुझे खुशी है कि जो हमने इम्प्लीमेंट करनी राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट करनी खाली घोषणा नहीं करी है, वो घोषणाएं कांग्रेस पार्टी में इम्प्लीमेंट आ रही है गुजरात के अंदर और हिमाचल में, और वो घोषणा ऐसे ही घोषणा है। वो तो आप सबको मालूम है, रिपीट नहीं करना। पर ओपीएस के बारे में मैंने सुना है, ये बड़ा इश्यू बना। मैंने आपके मुख्यमंत्री को कहा होगा आप ओपीएस लागू कीजिए। 2 बेटियों को हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा आप ओपीएस लागू कीजिए, इसको एग्जामिन करवाइए। वो क्या आप लोगों ने घोषणा कर दी, हमें तकलीफ हो रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन आपकी तकलीफ का इलाज मैं कर दूंगा। आप आगे तो बढ़िए, आप टीम भेजिए राजस्थान के अंदर, यहाँ अधिकारी को भेजेंगे यहाँ पर आपके वहां, वो आपको कन्विंस कर देंगे कि मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू करना आवश्यक, मानवीय दृष्टिकोण से। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राजस्थान गवाह है, मैं वित्त मंत्री भी हूँ, मुझसे एक कर्मचारी ने नहीं कहा राजस्थान के अंदर आप ओपीएस लागू करो। इमेजिन कोई मांग नहीं थी, वो उम्मीद नहीं करते थे, उम्मीद करते नहीं थे। जब मैं लागू की, वो
हाउस के अंदर अनाउंस किया तो उन सबको आशीष होगा। बाकी मजा है कि मुझे कहा रहता पहले क्यों कहा मांग तो करते हम लेना हमारी तो हमारे मान करते आपसे। कहने का मतलब ये कि मान्य दृष्टिकोण से मेरा कहना है और मैं पूरे कन्विंस हूँ देश भर के अंदर ओपी लागू होना चाहिए। पूरे कारण मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल ही बना है। नंबर एक नौजवान आपकी सरकारी नौकरी के लिए क्यों भागता है? क्योंकि तनख्वाह कम होती है, वहाँ दर ज्यादा होती है। वो इसी भागता है बुढ़ापे के अंदर मेरे को कम से कम सिक्योरिटी देगी, पेंशन भी देगी। सबसे बड़ा उसका चर्चे से भी होते लाइफ उसका खत्म कर दिया। नंबर एक। नंबर दो, जो ओपीएस है जब से लागू हुई है तब से दोनों टेंशन है क्योंकि ये काम का व्यवहार है कि जब रिटायरमेंट होगा तब शेयर मार्केट तय करेगा कि कितनी पैसे मिलेगी। आप बता दीजिए, शेयर मार्केट तय करेगा नई पेंशन योजना के अंदर। अब यूक्रेन युद्ध आ गया, मान लीजिए कल कोई और युद्ध आ गया, अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, तो उस वक्त तय होगी किस प्रकार से अपनी छोड़ सकती है। किसी भी तरह से एनपीएस को आप स्वीकार नहीं करते। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, समय रहते मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपने वकील लागू नहीं की देश के अंदर में भी और आपकी बीजेपी सारे राज्यों के अंदर भी, तो आपकी स्थिति बन सकती है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी अपना मतलब रखता है, वो भी आपकी सेवा करता है, वो भी आपकी सेवा करता है, 35 साल से सर्विस करता है और उनके परिवारों में क्या गुजरेंगे। जब मैंने लागू किया तो मेरे घर पे 10-12 दिन तक इतने लोग आए, कोई लाख सवा लाख लोग आ गए, मुझे बंद करना पड़ा बाद में। मैं खुद ही 10-15 दिन में देखा रोज भीड़ लगी। आपको माफी औरतों के और मेरे ससुर जी का ये आपने भला कर दिया, मेरे पिता का ही कर दिया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने खुद से लोग उस सोच से सकते। और सबसे बड़ी बात है, मानव अधिकार आयोग कह रहा है ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, सरकार को सुनना चाहिए। जुडिशरी का जो पे कमीशन है वो कह रहा है हम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, लागू नहीं। और सीएनजी वो कह रहा है कि ये आपने कर कैसे दिया, 15 में अभी आप लोगों ने नियम नहीं बनाए, 2004 से लागू किए, अभी ये नियम नहीं बनाए हैं, अभी तक नियम बनाए नहीं। और रिटायरमेंट के बाद में क्या उनका होगा, सेवा भर्ती के नियम, और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में नियमों में उनको कोई अंतिम रूप नहीं देगा, अभी तक मिल जाएगा। तो सीएजी के खिलाफ, ह्यूमन कमीशन के खिलाफ, जुडिशरी कमीशन के खिलाफ और तो भी चर्चा नहीं हो रही है। मुझे इस बात का तो कहेगी कि मेंटलिटी है, फांसी थी, तो डेमोक्रेसी तो खाली शराब पहना बंद होंगे, मुकदमा बना हुआ है, कोई यकीन नहीं था डेमोक्रेसी के अंदर ये लोग फांसी की है। इसलिए ये चर्चा भी नहीं कर रहे। मान लीजिए आप चर्चा करें तो नियम तो उसी में रहेगी, एनपीएस में रहेंगे और ये उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। आप चर्चा तो करो, चिंतन करो, मनन तो करो। एक स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, पंजाब ने लागू की है, झारखंड ने लागू करी है, और आपके राज्य में यहाँ पर 3 राज्य आपके हैं, उन्होंने जो है अभी कमेटी बनाई है, जितना हिमाचल भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से 3 राज्य हैं जिसने कमेटी बनाई है, उसमें आप हिमाचल प्रदेश भी है कि वो कमेटी बनी खाली विप्रो द्वारा भयंकर आसाम, केरला और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में बनी कमेटी बनाई। सिर्फ इसलिए कर्मचारी विरोध से बचने के लिए बनाई आपने, उनको भुलावे में भ्रम में रखने के बनाई है। आप नीति और नियम होती, आप कमेटी बनाने के बजाय आप घोषणा कर देते हम वो लागू करेंगे, ये मेरा मानना है। ये कर्मचारी सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मामला है, मेन बात है। मान ली आपको
अभी अपने 238 लोगों को जवाब भी दे दिया। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहां से एक्टिविटी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा कि राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा भी लागू नहीं किया। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी मैंने सुना आए थे, उन्होंने बात कही है। अभी उन्होंने एयरपोर्ट विषय ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री यहाँ झूठ क्यों बोलते हो? आपको भी हम विचार करेंगे कमेटी में, नहीं आप क्या नहीं पाते, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने तो राजस्थान गवर्नमेंट खाली घोषणा करिए, लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ लागू भी कर दिया, और जो आते हैं जैसे कोई विधवा औरत आ गई या जो प्रोफेशनल लोगों की नौकरी मिल गई किसी को, इस तरह की नौकरी मिलती है, वो स्टूडेंट में जल्दी रहते हैं। वो 4 में नौकरी लगी है के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसी जो लोग चीज है जिनको मिलने लगी पेंशन, वो मिलने लग गई है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, एक किस प्रकार से बोल रही है। आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा ले रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं रहना चाहिए। अभी मैंने बात करने में क्या किया है, अभी हमने तो क्या लागू कर दिया। तो हमने अभी अप्रैल से जो उनका पेंशन कटता था हिस्सा, वो हमने समाप्त कर दिया, लागू करी पेंशन। और एक और फाइल है, आप आश्चर्य होगा, एनपीए जो है उसमें जब लागू की तो उसमें पारिवारिक पेंशन का भी और ग्रेजुएटी का प्रावधान नहीं किया गया। बाद में दबाव पड़ा था, भारत सरकार ने उसका प्रोविजन किया है। इसका कारण से जो है ये स्कीम, इसको स्कीम का अपसर नहीं कर सकते। क्या आपको आपका पारिवारिक पेंशन ग्रेजुएटी भी आपने उसमें प्रोविजन नहीं किया, बाद में उनको करना पड़ा मजबूरी के। वेस्ट बंगाल सरकार ने जब हम सबने कर दी, राज्यों ने लागू किया एनपीएस, वेस्ट बंगाल सरकार ने सबसे पहले लागू किए नहीं। एक राज्य ऐसा प्रदेश करता लागू नहीं करना, शुरू से नहीं किया। तो ये जो मैं आपको मैं कमीशन दे रहा था आपको, उसमें आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू है। और पूरे देश में एक वक्त आएगा, पूरे मुल्क के राज्यों में और केंद्र सरकार को इसको अपनाना ही पड़ेगा। ये मैं आपका शिमला के अंदर क्या एक बात करेंगे, वो कहते हैं कि एनपीएस की बात स्थिति बिगड़ रही है, पानी की और विकास नहीं होता, योगी होके लाएंगे तो सब रुक जाएगा। तो पूछो 70 साल में या 2004 के पहले जो विकास हुआ देश के अंदर, सुई नहीं होती थी। यहाँ पर बेटी लोग समझते थे गाँव में बेटी होती क्या है, वो हमारा मुल्क था जब हम आजाद हो गए। तो जो आज आप बताइए मुझे, जो आज 47 के बाद में 2004 तक मुल्क चला है, वो भी लागू थी, पेंशन भी मिली उन लोगों को टाइम भी, सब क्षेत्रों में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी का युग आ गया, मोबाइल फोन आ गए। जो कुछ भी हुआ है वो भी कैसे हो गया। तो ओपीएस लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बिल्कुल प्रबंधन की बात है, ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है। हर राज्य के अलग अलग मैनेजमेंट होती है। आज हमने किया मैनेजमेंट, तो हमने ओपीएस लागू भी किया है। हम स्कीम लेके आए जो दुनिया में कहीं नहीं है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। चिरंजीवी योजना हमारी जो है सिक्योरिटी दी है लोगों ने, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड करी है। राइट टू हेल्थ भी लाई के लेकर आ रहे हैं असेंबली के अंदर। आप कल्पना कीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिया सबका राजस्थान के अंदर। आगे आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। 10 लाख के अलावा भी आज मान 4 लाख का खर्चा हो गया, 6 लाख बचे हैं। और घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है,
या जीरो ट्रांसप्लांट होना या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई भी होना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, टोटल ट्रांसप्लांट होते हैं आजकल बच्चों के जो सुनते नहीं है, सुनने लग जाते हैं, बहुत बड़ी क्रांति है इसके अंदर। इन सबके खर्चे जो हैं, अगर घर में तकलीफ आ गई तो अभी 6 लाख जो आपको सिक्योरिटी मिली रहेगी, नकद मिली रहेगी आपको, उसके अलावा 15 लाख है जो 20 लाख देंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, वो सरकार देगी इस परिवार को। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया किसी मुल्क में नहीं होगा। एक बार मिस्टर ओबामा ने ओबामा केयर शुरू किया था अमेरिका के अंदर, वही फेल हो गया वहां पर। बड़ा चैलेंज है, हमने स्वीकार किया है, नहीं कहना चाहूंगा। ऐसे हमारे कई प्रोग्राम है जो कि ऑलरेडी आप गया जो मैंने पेश आया उसके अंदर आ चुके हैं, इसलिए ज्यादातर हमने ऐसी सरकार ने लागू किया। ऐसे बहुत बड़ा इसमें रैसम हुआ है, इस प्रकार से लोगों ने इसको लागू किया। वहां पर हर चीजें वकीलों के लिए, आपने भी वकील आगे होंगे मेरे ख्याल से, उनकी भी मांग होगी। मैंने इस पर तैयार हो सकता पहले से आई डोंट नो, और हमने वहां पर अभी वकीलों के हाल ही के अंदर वेलफेयर फंड के लिए बना दी। बहुत वकील सभी समुदाय वकीलों का वेलकम करने का हर चीज को हम लोग देखते हैं और ऐसा प्रयास करें जिससे कि नवाचार हो सके। और मैं कई वीडियो में देता हूँ, सभी देता हूँ, और कई राज्य सरकार देती है अपनी कोई एक उपलब्धि को बताती है, और वही पूरे कंट्री में चलता है। करते हैं हमारा रहने का भी आप एक देते हो दिल्ली में या मैं ये देता हूँ कि वहाँ की सरकार प्रभाव पड़े, वो स्कीमें जो हम खाली पहल कर रहे हैं, इनिशिएटिव दे रहे हैं, स्कीमों की जानकारी वहाँ को जनता वहाँ के पॉलिटिकल कार्यकर्ता, वहाँ के अधिकारी कर्मी जो भी हैं, वो तमाम वाली सरकार प्रभाव पड़ेगा। रास्ता में स्कीम में हमारे यहाँ नहीं बन सकती है, उसमें सबका भला होगा, जिसमें वो भी है एक मैंने चिरंजीवी जो है मेरे नाम उन्होंने चिरंजीवी जो कहते हैं मेरी लॉन्ग लाइफ, तो ये मतलब मैं योजना लागू की जिसका मैंने कहा आपको कि तमाम डोमेन फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री। और आगे सुनिए आप कि उसमें 5 लाख का बीमा हमने कर रखा है। ऑक्सीजन का उसी के अंदर अगर भगवान करे वो ऑक्सीजन नहीं ऊपर हो जाता, मान पानी में डूबे बच्चे डूब गए, बाहर से गिर गए, उन सब के लिए 5 लाख से घर पहुंच जाते हैं। कोई कहीं इधर भीख मांगी होती है, बहुत कुछ है योजना से। और 1 करोड़ 35 लाख परिवार चलाता है। महिला को अपने जनालय बनाया, वो उसकी मुखिया है। ये जो मैं आपको स्कीम बताऊँ 10 लाख वाली, ये पूरे एक परिवार की स्कीम है। महिला मुखिया है, उन सबको हम मोबाइल फोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल की इंटरनेट सेवाओं सही दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे भी, एक तो कई बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन नहीं कर पाए कोरोना के अंदर, और जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा, तो पूरी बुद्धि में जानकारी, नॉलेज इज पावर, ये जो आज नई चीज है देश दुनिया की, उसके अंदर वो पीछे ही हो रहे। परिवार को एक कॉन्फ्रेंस डाला, बच्चों में स्मार्टफोन हमारे पास गया है, वो दे रहे हैं उसके अंदर। एक हमने योजना शुरू करी है, चाहे वो 5 योजना प्राइम मिनिस्टर को चाहिए पूरे देश में लागू करे। ये सोशल सिक्योरिटी है, जमाना आ गया सोशल सिक्योरिटी का देश के अंदर। हम 21st सेंचुरी चल रहे हैं, राजीव गांधी के सपना था, मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई। तो मैं 5 महीने तो मेरे हमारी बात बहुत सारे देखते हैं, पर मैं समझता हूँ 5 ऐसी योजना है जिसको मुझे शेयर करना चाहिए। कि ओपीएससी पूरे देश में लागू हो, ये हेल्थ स्कीम जो मैंने बताया आपको, अभी उनकी स्कीम फेल हो रही है। भारत सरकार की स्कीम है पीएम के नाम से, क्या नाम उसका स्कीम का? आयुष्मान भारत। वो खाली आपको मालूम होगा शायद एक पॉपुलर लेवल नहीं है, हमने किया तमाम अमीर गरीब कोई फर्क नहीं। उनका क्या है, जो सर्वे हुआ था पहले सोचियो इकोनॉमी
सर्वे हुआ था, वो जो सर्वे हुआ था वो खाली उस सर्वे के लिए है। अपने तो सोशल सर्वे हुआ था पहले यूके गवर्नमेंट में, उसके लिए योजना खाली उन लोगों ने किसी के लिए हमने किया, पूरी पब्लिक के लिए किया। ये चीज आज है पब्लिक का, हम चाहेंगे पब्लिक को राइट टू हेल्थ मिले पूरे कंट्री का, पूरे देश का मिले। नंबर एक, दूसरा मैंने रिक्वेस्ट है वो भी लागू करे पूरे देश का। तीसरा जो हमने किया है इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा के अंदर, नरेगा में 25 दिन एक्स्ट्रा दिए जाता है उधर का नरेगा कार्यक्रम चल रहा होगा, 25 दिन एक्स्ट्रा दिए। हमारे आकाश में पढ़ते थे नरेगा का अलग महत्व है, और शहरों के लिए 100 दिन रोजगार दिया हम लोगों ने। उसके बाद दर्जनों पूरे देश को रहा है कि नगर पालिका का अलावा नदी गारंटी के साथ में नरेगा गारंटी है, पूरी नदी गारंटी मिली 100 दिन की रोजगार की, उस पर उन्होंने कम किया। एक 8 रुपये में भोजन देने बैठा जाए, खाना खिलाता है आराम से, 17 रुपये पर थाली सरकार ने सब्सिडी। तो जो मजदूर है, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, देने वाले हैं, बस स्टूडेंट भी गई है, खुद 2 जगह खाना खाता है बच्चे के अंदर। और मैंने आह्वान किया तमाम पॉलिटिकल नेताओं को, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों को, महीने में खाना जाके खाओ बच्चे में, जिससे क्वालिटी में अपने मेंटेन कर सके, कोई क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो। उसकी योजना को मैंने कहा कि भारत सरकार चाहिए पूरे देश के अंदर ऐसी कोई स्कीम बनाए जिससे कि आदमी कम से कम घर पे खाना खाए। कोरोना मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, तो हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, सांसद मैनेजमेंट किया कोरोना का पूरे देश के अंदर। भीलवाड़ा वाले का नाम हुआ था, सुना होगा आपने भी, हमारे वहाँ पर बहुत शानदार मैनेजमेंट किया, फ्री इलाज किए। उस जमाने में 40,000 इंजेक्शन में फ्री लगाए, तो कुछ किया। एक करीब आती और लास्ट पॉइंट है, एक और दूसरा 5 पॉइंट मैंने कहा प्राइवेट के लिए मैं कहूँ शिमला से कहूँ, शिमला क्योंकि बाहर का आवाज हो सकता हवा मुझे की इसकी और बाहर पहुँचेगी प्राइम मिनिस्टर उड़ान योजना। महिलाओं में महामारी होती है, लोग सब बोलते नहीं, हमारे घर में नहीं बोलते थे बचपन से, माँ अपने ढंग से बात करती थी, बच्चे को नहीं पूरी बात बताती। पर ये ऐसी स्थिति गाँव में जो महिला है उनकी बीमारी हो जाती है, जो वो यूज करके कपड़े धोते हैं, बीमारी होती है, 5 महीने में बच्चे पैदा नहीं होते, एक तरह के इन्फेक्शन होते हैं। वक्त आ गया कि आज हमारी 21वीं सेंचुरी में दुनिया के मुल्कों में डिजिटलीकरण मिलता है, परिवार को डिजिटलीकरण मिलता है, कृषि कार्ड मिलकर घर चलते आराम से। आज हमने वो इसी महीने 500 करोड़ के घर होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर चलाइए। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की उन्होंने स्टूडेंट के लिए क्या समझ खुशी है, हमने उस योजना को पूरे राजस्थान के पब्लिकली कर दिए, पूरे प्रदेश वासियों में कर दिए। 12 वैक्सीन पर मंथ करेंगे, 12 बहुत क्रांतिकारी काम किए। तो मैं कहूँगा कि कुछ योजना ऐसी जो कि उन्होंने प्रयास किया, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये योजना चाहे हिमाचल हो या गुजरात हो, और ये मैनिफेस्टो नहीं दी गई होगी, पर राहुल गांधी जी ने तय किया, खुद एप्रिशिएट कर चुके हैं मेडिसिन वाले कार्यक्रम को भी एप्रिशिएट किया ही, और भी वो एप्रिशिएट करते हैं, ट्वीट करते हैं। मैं चाहूँगा कि चाहे हमारी सरकार बनेगी भविष्य के अंदर, सब जगह हमारा पेश ये रहेगा कि जो हमने जो फैसले किए हैं, हमने राजस्थान में फैसले किए हैं, मैनिफेस्टो बन रहे हैं, गुजरात वाले बन रहा है, हिमाचल बन रहा है, उसी ढंग से। और राहुल गांधी जी इसमें जोड़ देते हैं, 12 करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ करने की बात की तो शादी में कर्जा माफ हुआ है, कर्जा माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। इसलिए उन्होंने तय किया था कि मैं यात्रा निकालूंगा, उसके लिए मैं लक्ष्य देने का प्रयास करूँ। धन्यवाद। मैं आपके सवाल आमंत्रित करूं उससे पहले हिमाचल की उद्देश्य तमाम महिलाओं की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं कि राजस्थान में आपने बताया हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत दिए जा रहे हैं। सर यहाँ पर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली गारंटी में शामिल किया है कि घर घर लक्ष्मी
योजना के तहत हर महिला को महीने की पहली तारीख आर्थिक सशक्तिकरण के तहत 1500 रुपए दिए जाएंगे। आपकी उपलब्धियां बहुत है सर। एक उपलब्धि आपने नहीं बताई, जरूर बताना चाहूंगी कि ओपीएस के हमें चुनौती दी गई, लागू नहीं हो सकता है, चैलेंज किया गया, लेकिन हमने राजस्थान से जो हमारे वीडियो आए आपको हमने लाइव दिखाया कि जिनके खातों में पेंशनें जा चुकी है और वो महिला भावुक होकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हुई लिखी कि आप हमें इस उम्र में इसका आश्रित नहीं रहना होगा। ओपीएस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, यहाँ पर सेब बागवान जो है वो पूरी तरह शोषित है। पूंजीपति नेताओं के हाथ में, दाम तय करना उनके हाथ में नहीं है। जीएसटी को 12 से 18% किया जा रहा है, बार बार पूछा जाता है राजस्थान में क्या हो रहा है। मैं बताना चाहती हूँ राजस्थान में क्या हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हुए राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ का सेब के बागवानों को किसी तरह की कोई मदद सब्सिडी सरकार दे रही है, देने की बजाय उनका मानना होता है कि सर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बंद कर दी गई है। हिमाचल में सेब आधारित उद्योगों को ऐसी सब्सिडी मिले तो यहाँ भी पूरी इंडस्ट्री विकसित हो सकती है। ये सुझाव दे रहा है, लेकिन दुरुस्त आए जयराम ठाकुर सरकार जा रही है। ये था कि अगर आपको सुना होता सर तो जरूर यहाँ के लोगों को राहत मिलती। मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ पत्रकार साथी हमारे एमएन से एक करके साथ में सर पहले आप सर, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक में प्रियंका गांधी है। क्या आप इस चुनाव को मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी मानते हैं? देखिए, वर्सेस तो बीजेपी कर रही है, घबरा कर रही है। उन्होंने ये तय किया कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरे सामने रख के राजनीति कर रही है। बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, और कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रखे राजनीति करोगे। मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो रही हो, तो देशवासी को महसूस हो रहा है कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की और पब्लिक सुना दो तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल आपका सर आपका सवाल। आप लोग फोकस कर रहे हैं ओपीएस पे और हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस पार्टी है इसको लेकर बड़ा एजेंडा लेके चल रही है। क्या आपको लगता है, जैसे आपके प्रदेश में आपने कहा है कि आपने ओपीएस लागू नहीं कर दिया, दूसरों को लागू करना शुरू किया और छत्तीसगढ़ में इस तरह से हम कहते हैं कि आज गवर्नमेंट किया तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को इश्यू को लोगों तक नहीं बता पाई है, क्योंकि लगातार जितने भाजपा के बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर से लेकर बड़े लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको लागू करना पॉसिबल नहीं है, फंड्स कैसे आएंगे और ये लागू नहीं हो सकती है। तो जब ये आपके प्रदेशों में लागू है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको लोगों के बीच में प्रचारित नहीं कर पाएंगे? और दूसरा, ऑपरेशन लोटस को लेकर आपने कहा है कि जहाँ भी सरकार बन सकती है, ये बनेगी आगे, भाजपा उन सरकारों को गिराने का प्रयास करती है, तो उसको लेकर कांग्रेस की अब स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, ये जो ओपीएस आपने कहा, ये तो हमारे वहाँ तो लोगों ने वेलकम किया, जहाँ लागू हो रहा वेलकम करे लोग। बाकी देश के अंदर जो मैं आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा था, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे प्राइम मिनिस्टर से कि पूरे देश के अंदर जो ये वर्ग है, कर्मचारी वर्ग, मैं समझता हूँ कि सब जगह मांगे उठ रही है। बीजेपी राज्य वाले दबा रहे हैं उनको, और वो दबने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की फ्यूचर का सवाल है परिवार का। एक कर्मचारी रिटायरमेंट में डेथ हो जाती है तो वाइफ को पेंशन मिलती है। एक कॉन्फिडेंस आप भिजा रहे हो हमारे कर्मचारियों का, तो 35 साल को क्या सर्विस करेगा। गवर्नेंस में फर्क पड़ जाएगा देश के अंदर। और जो मैंने कहा आपको कि रोकी लगभग कभी प्रगति करी है, ये कहना अजीब बात है कि ओपी लागू होगा तो किसी प्रबंधन नहीं होगा, विकास कैसे होगा, पैसा तो चला जाएगा कर्मचारी का। ये धारणा गलत धारणा बना दी गई है, वो ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल मिस्टर शर्मा जी।
सर वीडी शर्मा हूँ एनडीटीवी से। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पर फैसला दिया है, उस पर आपकी क्या राय? उसमें मैंने उसको वेलकम किया, कांग्रेस ने वेलकम किया और मैं वेलकम इसलिए भी कर रहा हूँ कि 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था पहली बार, तब पहली हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मैंने प्रस्ताव पास किया था और वाजपेयी जी के प्राइम मिनिस्टर उनको मैंने भेजा था। इस समय आ गया कि 14%, अभी 10% हुआ है, उस वक्त मेरा प्रस्ताव था 14% जो है आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए। ये मैंने उस जमाने की बात कही थी। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कमेटी बनाई, स्थायी कोई नाम था, स्थायी कमीशन बना था और वो आ गया कभी 2010 के अंदर 12 के अंदर रिपोर्ट भी आ गई थी। मोदी जी ने 5 साल डिले किया इसको, क्योंकि रिपोर्ट कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, इसे डिले किया। अब 5 साल के बाद उन्होंने लागू किया, इसे कांग्रेस ने इसको वेलकम किया। अगला सवाल ये आपका। सर शाहीन खान, विकासशील भारत, दिल्ली। मेरा सवाल आपसे राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि कांग्रेस एक ऐसा जहाज है जो बुरी तरह डूब चुका है और दुनिया का कोई भी पायलट उसे नहीं बचा सकता है। क्या ऐसे में राहुल गांधी और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक उम्मीद का रास्ता है आपके लिए? सर, भारत जोड़ो यात्रा पर का सवाल है कि भाजपा तो पूछ रहे हैं हमारे ओ राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी से उम्मीद नहीं करता था। तब का उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपका जहाज, कांग्रेस का जहाज पूरी तरह डूब चुका है और दुनिया का कोई पायलट उसे नहीं बचा सकता है। ये मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्तित्व से मैं उम्मीद नहीं करता था। इसके मतलब राजनाथ सिंह जी पर कोई इतना भयंकर दबाव पड़ा, इतना आरएसएस और बीजेपी का, मजबूरी में उनसे बुलवाया जा सकता है। धन्यवाद। आपका सवाल सर, एक बीजेपी मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे यूसीसी है, सबसे टॉप पे उन्होंने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है कि वो हिमाचल में इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, और हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो दावा कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा सवाल, राजस्थान में कुछ घटनाएं आ रही है धर्म परिवर्तन की, कुछ ग्रामीण इलाकों से धर्म परिवर्तन की घटनाएं आएंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धर्म परिवर्तन करना तो दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या और भी कहीं फिर कोई खबर आती रहती है। इसमें कोई वहाँ पे ऐसी कोई विशेष बात हमें हमारे सामने नहीं आई है कि और अगले तरीके कोई धर्म परिवर्तन की बात हो रही हो। एक बात तो ये। दूसरा आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी के बाद 2-3 कार्टून बचे हुए होंगे बीजेपी के पास में, उन्हें ये कार्टून भी चला देंगे। इसलिए जानना है कि सरकारें हैं वहाँ पे ये बात। गहलोत साहब, शिमला में आपने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो काम है, वो गिनाए हैं। एक प्रकार से राजस्थान मॉडल आपने रखने की कोशिश की है। बीते 10-15 सालों में देश की जो सियासत है उसमें गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई, एक आधे राज्य के मुख्यमंत्री है वो दिल्ली मॉडल की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अपने किसी शासित राज्य के मॉडल की चर्चा नहीं करती। अगर राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कांग्रेस कोई अपना मॉडल लेकर के, जैसे राजस्थान मॉडल लेकर के क्यों उस तरीके से चर्चा नहीं करती जैसा आपके पॉलिटिकल देखिए बात क्या है, हर पार्टी अपनी अप्रोच होती है। जैसे आपके आप पार्टी का अपनी अप्रोच है, जिसका आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। जो व्यक्ति अभी चुनाव जीते हैं, पंजाब में जीत के मान लीजिए, कारण रहे होंगे, आप पड़ोसी है उनके पंजाब के, आप ज्यादा कौन सोच सकता है, जीत है, परंतु वो इस प्रकार से बोलने लगे देश के अंदर कि मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा भारत को, और मीडिया का साथ है। जैसे मोदी मीडिया एक प्रकार थे, आप लोग डिपेंड करते हो तो जरूरी नहीं आपकी चले वहां पर देखने वाले बातें, आपकी जो टेबल वाले बैठे हैं, मालिक लोगों का दबाव है, मालिक लोग लड़ते हैं ईडी से, एकदम सीबीआई से, तो पूरा मीडिया जो चौथा स्तर पे आता है डेमोक्रेटिक, जिसको हमने बचपन से हम मीडिया खरीद रहे हैं, और चाय भी पिए गए हो तो कई बार मीडिया वाले पिला दिए होते, ऐसे गए हम लोग तो दिल्ली भर, वो सोच रहा है आज इतना बड़ी भूमिका जुडिशरी की है, वो दबाव के अंदर जुडिशरी दबाव में तो मीडिया वाले क्या करेंगे?
आज मीडिया गोदी मीडिया कहलाता क्यों कहलाता है, हमें दुखी होता है कि मीडिया गोदी मीडिया क्यों कोई कहे, पर क्योंकि जो माहौल बन गया है तो एंकर हो चाहे मालिकों के खिलाफ एंकर पर आप देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब लोकतंत्र के लिए क्वेश्चन मार्क रखते हैं, ये हमें चिंता लगी हुई है। धन्यवाद। आपका सवाल सर न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि लगातार ओपीएस की आप बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में हमने लागू कर दिया, लेकिन खासतौर पे राज्य सरकार की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर पैसा नहीं है। ओपीएस को लागू करेंगे तो सरकार पे बहुत ज्यादा भार पड़ेगा, तो ऐसे में आपको कैसे लगता है कि ओपीएस को पहली कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा, इससे लागू करवा लिया जाएगा? दूसरा एक छोटा सवाल और है कि आप गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, वहां भी कॉमन सिविल कोड चल रहा है, उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, वहां पे वो जीते। गुजरात में कितना बड़ा उसका असर मानते हैं, क्या गुजरात में इसका असर पड़ने वाला है? ये देखिए, मैंने आपको कहा मैनेजमेंट की बात है, वित्तीय प्रबंधन की बात है। कांग्रेस वाले वित्तीय प्रबंधन करना जानते हैं, क्योंकि अगर ये बातें कांग्रेस ने ही सीखा है, राज करना, शासन करना। ये जो चाल चेहरे की बात करते थे देश के अंदर, वो कहाँ चाल चली गई इनकी बीजेपी वालों की, कहाँ चेहरे चला गया उनका, और कहाँ चेहरा चला गया। आज दूर बची हुई बीजेपी की शासन है, वहां दूर बची हुई करप्शन की गलत बात हुई है। आप पता कर लीजिए वहां क्या हुआ है। चार चेहरे चेहरा इतनी अच्छी बातें करते थे, पता नहीं आ जाएंगे सत्ता में तो क्या हो जाएगा। अब इनकी पूरी पोल खुल चुकी है। धन्यवाद। आपका सवाल पढ़ना आपको। सर मैं गुजरात की बात करना चाहता हूं। तो गुजरात में आप काफ़ी वरिष्ठ वहां पे नेता भी हैं और आपने प्रचार की कमांड भी संभाली हुई है, तो गुजरात में लड़ाई किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ट्राइएंगल लड़ाई है, क्या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, या आपकी है? क्योंकि वहां पर पंजाब को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वहां पर दिल्ली को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी। धन्यवाद। मैडम आपका सवाल। सर नोटबंदी को आज 6 साल हो गए हैं, तो कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कहता है कि नोटबंदी फेल हुई है। आज एसबीआई का डेटा आया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़े हैं, तो क्या ये ब्लैक मनी या जो था वो रुका है? आपको लगता है वो फेल हुई, या कैसे देखते हैं 6 साल बाद? कल टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाले स्टोरी थी, 30 लाख या 10 करोड़ जो 20 साल में सबसे ज्यादा ऑनलाइन तो ट्रांजैक्शन। वो पूरा मार्केट में चल रहा है। तो कहाँ तो ब्लैक मनी खत्म हो गई, कहाँ फेक करेंसी खत्म हो गई, तो कहाँ काला धन आ गया। अब उसे अन्ना हजारे को बैठा दिया बेचारे को, भले आदमी थे वो, और आरएसएस बीजेपी साथ लग गई, यूपी को बदनाम कर दिया, लोकपाल। आज बताइए, आप 8 साल में कोई लोकपाल का नाम लेना देश में, 2G कोई नाम